और राष्ट्रपति जी से अपील की जाएगी कि आप इस पे अपने सिग्नेचर मत कीजिए ताकि नोटिफिकेशन ना हो पाए जब तक कि SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को अलग से उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब तक मुझे लगता है कि इस महिला आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सशक्तिकरण महिलाओं की सशक्तिकरण स्वर्ण कास्ट की महिलाओं की सशक्तिकरण से तो महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, वो तो पहले से ही उनका समाज सशक्त है। और मुझे लगता है जो मनुस्मृति में जो स्थिति इन्होंने रखी है महिलाओं की, तो स्वर्ण महिलाओं को थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे के बाकी महिलाओं को आज भी उसी तरह गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उनकी हकमारी ये लोग कर रहे हैं और इसके लिए पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पूरे देश से कमर कस चुके हैं और आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाएगा। जो OBC समाज है, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो OBC का उसमें धारा 340 के अंतर्गत तभी से आरक्षण मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे भाई साहब राजेंद्र पाल जी, रतन लाल जी सब इस बात को बार बार याद दिलाते हैं हमें कि 42-43 साल लगे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो 26 जनवरी 1950 को मिलना चाहिए थे। आज भी अगर आप देखें तो OBC की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो जिसकी आबादी 52% बताई जाती है, उससे ज़्यादा ही होगी अगर ताज़ा जनगणना कराई जाए। उस 52% OBC को मात्र 24% सांसद हैं लोकसभा में, जबकि होने चाहिए कम से कम 52%। और अगर महिलाओं की संख्या आज देखें हम जो पार्लियामेंट में है तो 78 महिलाएं हैं, उसमें 78। बाकी जो जनरल कैटेगरी में महिलाएं आ रही हैं उनमें OBC महिलाएं 5% भी नहीं है। तो ये जो आरक्षण हो रहा है इसका मतलब ये साफ साफ यही है कि 95% वो महिलाएं जो किट्टी पार्टी में जाती हैं, वो महिलाएं जो खान मार्केट में अपना शॉप। जय फुले, जय पेरियार, जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय। आज ये संवाददाता सम्मेलन जो है वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जो महिला आरक्षण बिल है जिसका नाम नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम है, उस संदर्भ में बुलाई गई है उसके विरोध करने के। आज जो लोग उपस्थित हैं सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। और सबसे पहले तो हमारे परम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं जो हमारे लिए एक तरह से पूरे मुहिम में हमेशा एक संरक्षक के रूप में रहते हैं और उनकी दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनिल जय हिंद है जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के कन्वीनर हैं। डॉक्टर रतन लाल हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और एक स्वतंत्र रूप से, और अम्बेडकर नामा के वो संपादक एग्जीक्यूटिव एडिटर। यहाँ गजराज जी हैं, उनके साथ साथ वेंकट जी हैदराबाद से आए हैं। ये STPF सामाजिक तेलंगाना पॉलिटिकल फ्रंट के तरफ से है। और साथ ही अजय सिंह जी हैं, अजय यादव हैं, ये तेलंगाना में जो प्रजा पार्टी है उसके स्टेट प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले इस विषय पर बोलने के लिए मैं आदरणीय राजेंद्र पाल जी को आग्रह करूंगा। उसके पहले सिर्फ इतना मैं बता देना चाहता हूं कि जो नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम जो है, जिसको हम लोग सवर्ण आरक्षण कहते हैं, सवर्ण महिला आरक्षण, क्योंकि SC ST के लिए जो पहले से प्रावधान था उस प्रावधान में पहले कई पार्टियों का, BSP पार्टी का भी आग्रह था कि इसको न छुआ जाए और जो महिला आरक्षण है उसमें SC ST को अलग से स्थान दिया जाए। वो किया नहीं गया है। जो पहले से SC ST के लिए आरक्षित है उसी का 1/3 उन वर्गों के महिलाओं के लिए दिया गया और OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को तो बिल्कुल ही ज़ीरो किया गया। और OBC समुदाय पर ख़ास तौर से जो तमाम सरकारी रूप से एक तरह से कहा जाए तो उन पर एक उनके सारे हकों को छीनने का जो सिलसिलेवार प्रयास है उसमें एक ये महत्वपूर्ण कड़ी। तो मैं आग्रह करता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी से वो अपनी बात करें। पहली बात तो ये जो महिला आरक्षण बिल आया है
इसे जो नाम हमारे साथी डॉक्टर सूरज मंडल जी ने दिया वो नाम ज़्यादा उचित होगा। ये स्वर्ण महिला आरक्षण बिल है। इन्होंने पूरे विपक्ष की गला घोटकर, पूरे देश की सभी जाति धर्म की महिलाओं का गला घोटकर केवल स्वर्ण जाति की महिलाओं को हक देने की बात की है। तो सशक्तिकरण केवल स्वर्ण महिलाओं को मजबूत होने से नहीं आएगा। जब तक इस सशक्तिकरण में देश की दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को भी उसमें हिस्सा नहीं मिलता। और दूसरा 33% क्यों, कि 50% होना चाहिए, और 50% में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी अलग से, जो SC, ST का रिजर्वेशन में उसमें नहीं, 131 में नहीं, उससे अलग 50% केवल महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। उस 50% में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी उनमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ये देश की महिलाओं के साथ धोखा है, और हम इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के समाज के लोग, पूरे देश की समाज की महिलाएं, चाहे वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हों, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इनकी नीयत एक्चुअली में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मुख्य धारा में लाने की नहीं है, और ये एक धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है। ये धोखा हम होने नहीं देंगे। आने वाली 30 तारीख को हम आह्वान कर रहे हैं, 30 तारीख को पूरे देश से DMs के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिए जाएंगे, अलग अलग जगह पे सिग्नेचर करा के, लाखों सिग्नेचर्स के कैंपेन के साथ, और राष्ट्रपति जी से अपील की जाएगी कि आप इस पे अपने सिग्नेचर मत कीजिए ताकि नोटिफिकेशन ना हो पाए। जब तक कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को अलग से उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब तक मुझे लगता है कि इस महिला आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सशक्तिकरण, महिलाओं की सशक्तिकरण, स्वर्ण कास्ट की महिलाओं की सशक्तिकरण से तो महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, वो तो पहले से ही उनका समाज सशक्त है। और मुझे लगता है जो मनुस्मृति में जो स्थिति इन्होंने रखी है महिलाओं की, तो स्वर्ण महिलाओं को थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे के बाकी महिलाओं को आज भी उसी तरह गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उनकी हकमारी ये लोग कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग पूरे देश से कमर कस चुके हैं, और आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाएगा। किसी भी सूरत में हम इनको सफल नहीं होने देंगे। और मैं चाहूँगा कि इस पे डॉक्टर साहब भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सूरज जी। एक शायर ने कहा है कि माना तुम्हें अपनी तलवार की तेजी आजमानी है, मगर हमारी गर्दनों पे इसका इम्तिहान होगा कब तक। जो OBC समाज है, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो OBC का उसमें धारा 340 के अंतर्गत तभी से आरक्षण मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे भाई साहब राजेंद्र पाल जी, रतनलाल जी सब इस बात को बार बार याद दिलाते हैं हमें कि 42 से 48 साल लगे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो 26 जनवरी 1950 को मिलना चाहिए थे। तो इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले 26 नवंबर को बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान से राजनीतिक समता तो आएगी, लेकिन सामाजिक समता और जो आर्थिक समता है वो जब तक नहीं होगी तब तक ये समता मूलक समाज बनेगा नहीं। हमारे सपनों का भारत, जिसको कहते हैं कि मजबूत भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत नहीं बनेगा। एक साजिश चल रही है, वो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी ताकतें जो हजारों साल से इस देश के जो कामगार, जो कमेरा वर्ग है, उसका लगातार शोषण करती रही हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है आज भी, इस 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, कि इस देश में समता मूलक समाज बने। और हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों ने शरद यादव जी के साथ बहुत नज़दीकी तौर पे काम कर रखा है पिछले 30-40 साल से, और शरद यादव जी हमें इस बात को समझाया करते थे। आज भी अगर आप देखें तो OBC की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो जिसकी आबादी 52% बताई जाती है, उससे ज़्यादा ही होगी अगर ताज़ा जनगणना कराई जाए, उस 52% OBC को मात्र 24% सांसद हैं लोकसभा में, जबकि होने चाहिए कम से कम 52%। और अगर महिलाओं की संख्या आज देखें हम जो पार्लियामेंट में है तो 78 महिलाएं हैं, उसमें 78,
उसमें जो SC ST आरक्षण से आ रही है उनको अगर आप निकाल दें, बाकी जो जनरल कैटेगरी में महिलाएं आ रही हैं उनमें OBC महिलाएं 5% भी नहीं। तो ये जो आरक्षण हो रहा है इसका मतलब ये साफ साफ यही है कि 95% वो महिलाएं जो किट्टी पार्टी में जाती हैं, वो महिलाएं जो खान मार्केट में अपना शॉपिंग करके टाइम पास करती हैं, शाम को 5 स्टार होटल में कॉफ़ी पीती हैं और कहती हैं बड़ी बोरिंग लाइफ हो रही है, ये सारा का सारा जो है आरक्षण, जैसे मेरे से पूर्व गौतम साहब ने, सूरज जी ने बताया, ये उन सवर्ण महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए है। और जब ये संख्या बढ़ेगी तो जो 24% OBC के जो इस समय सांसद हैं वो अगर फिर प्रतिशत में आएंगे तो वो 15% रह जाएंगे, 10% रह जाएंगे। और वो जो ऑलरेडी पार्टियों में हैं, वो मनुवादी पार्टियां, उन हाईकमान उनका कंट्रोल करती हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, जैसा बाबा साहब ने अक्सर कहा भी था। अब मोदी जी जब बन के आए तो उन्होंने कहा कि मैं OBC का हूं और OBC का प्रधानमंत्री बन रहा है, तो देश के OBC ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी का साथ दिया, भारी संख्या में OBC के उनको वोट मिले। एक उम्मीद थी, OBC के लोगों को उम्मीद थी कि 15 लाख भी मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन जो OBC के अटके हुए काम है, जो OBC का कल्याण नहीं हो रहा पिछले इतने 60-70 सालों से, वो कल्याण भी होगा क्योंकि हमारा एक OBC का भाई प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है, अगर आप ये देखें कि कैसे गवर्नर बने, कैसे वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, कैसे लेटरल एंट्री से जो सिविल सर्विस में लोग आए हैं, अगर आप उनकी तरह जो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं, एम्बेसडर बने हैं, और तो और आपका जो आरक्षण 27% होता है, कई जगह ये वो 27% भी नहीं दिया जा रहा है। और लखनऊ में हमारे जो शिक्षक बच्चे हैं उन्होंने कितना कई सालों से आंदोलन कर रखा है, ये सब हो रहा है, सबसे ज़्यादा जुल्म। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए OBC का जो OBC के नाम से आए और OBC का सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं नुकसान करे। हमें महात्मा बुद्ध चाहिए, जो थे तो सवर्ण वर्ग से आते थे लेकिन जिन्होंने समता के लिए काम किया। हमें VP सिंह, अर्जुन सिंह चाहिए, जिन्होंने नौकरियों में आरक्षण दिया, हमें शिक्षा में आरक्षण दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक सोची समझी साजिश चल रही है कि कैसे जो OBC जो प्रतिनिधित्व जिसको मिलना चाहिए, और वो जो OBC महिलाएं हैं जो घर में मेड का काम कर रही हैं, जो खेत में धान लगा रही हैं, जो रेहड़ी पटड़ी का काम कर रही हैं, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों में नौकरी कर रही हैं, इस आरक्षण बिल से उनमें से एक भी महिला संसद में नहीं आएगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लालू जी ने कभी पत्थर फोड़ने वाली के महिला को बनाया था, कभी ऐसे ही और लोगों को वर्गों से ना आरक्षण होते हुए भी बनाया था, लेकिन इस सवर्ण महिला आरक्षण से एक भी वो महिला जो असल में जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिसको हाशिए पे धकेला गया है, कई पीढ़ियों से धकेला गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बिल के जरिए एक भी ऐसी शोषित पीड़ित जो खेत में काम करने वाली महिला, जो मजदूर वर्ग की महिला संसद में नहीं पहुँचने वाली। तो हम इस महिला का बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं कर रहे, बीजेपी के अंदर भी बैठे जो लोग, जो जिनकी जबान अभी नहीं कटी है, उमा भारती ने भी कहा है कि मैं इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी, मैं 60% OBC का प्रतिनिधित्व करती हूं और अपने जीते जी इस चीज़ को लागू नहीं होने दूंगी। और हमने देखा कि जो बीजेपी के अंदर भी नेता थे जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन किया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो उसमें एक भी OBC को नहीं रखा गया। तो OBC इन बातों को सब समझ गया है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्याण सिंह और उमा भारती ने भी की थी 7 फरवरी 2020 को। OBC इस सदमे से उभर नहीं पा रहा और OBC के लोग ग्राउंड लेवल पे इस बात का प्रण ले चुके हैं कि इस हालत में हम चाहते हैं 50% महिला आरक्षण हो इस देश में, या जितनी भी आबादी, अगर उनकी 52% है तो 52% महिला आरक्षण हो, लेकिन OBC महिलाओं को इसमें से निकाल करके केवल सवर्ण महिलाओं को अगर आगे लाने के लिए इस बिल को किया जाएगा तो इसका गांव-गांव पे विरोध होगा। और इसकी शुरुआत 30 तारीख से होगी। तमाम वो संगठन जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तमाम वो
लोग जो सामाजिक न्याय के आंदोलन के सिपाही हैं वो अपने अपने तरीके से, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हमारे सारे जो आंदोलन होते हैं वो संवैधानिक होते हैं, वो शांतिपूर्ण होते हैं। हम कानून के दायरे में रह करके ये सारे आंदोलन करते हैं। तो कानून के दायरे में रह करके अहिंसा और शांति का बिल्कुल पालन करते हुए संवैधानिक तरीकों से 30 सितंबर को हम इस आंदोलन का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये तब तक हमारा आंदोलन चलेगा और ये इवॉल्व करता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे साथी बैठे हुए हमारे साथी, हमने 13 पॉइंट रोस्टर का भी आंदोलन चलाया था और उसको स्टेप बाय स्टेप हमने लेकर के गए थे और फिर देशव्यापी आंदोलन बन गया था। मुझे पक्का यकीन है कि एक बार पूरा ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा, सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे और ओबीसी महिलाओं को हम न्याय दिला के रहेंगे। और तमाम संगठन अपने अपने झंडे में, अपने अपने बैनर में, अपनी अपनी लीडरशिप में, अपने अपने तरीके से, लेकिन वो सारे तरीके संवैधानिक होंगे, शांतिपूर्ण होंगे, अहिंसात्मक होंगे, अपने तरीके से इसका विरोध करेंगे और इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे जब तक इसमें ओबीसी और SC ST महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। धन्यवाद। डॉक्टर रतनलाल जब बोले, दो सूचना मैं दे देना चाहूँगा। एक तो उमा भारती जी का भी मैसेज है कि वो हमें समर्थन दे रही हैं, साथ में जस्टिस V ईश्वरैया हैं, उन्होंने एक, और चूँकि वो बहुत अधिक सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन एक YouTube चैनल को बुलवाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने भी आह्वान किया है पूरे देश में कि 30 सितंबर को इसका प्रतीकात्मक विरोध हो या पुरजोर विरोध हो, विरोध जरूर किया जाए, क्योंकि EWS जो कि सवर्ण आरक्षण था उसमें हम विरोध नहीं करके चुके थे, वो फिर से नहीं होना चाहिए। मैं